अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजे एजुकेशन नेटवर्क चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोविड की वजह से इंटर और मैट्रिक का सिलेबस काफ़ी शॉर्ट कर दिया गया है और मॉडल पेपर मैट्रिक और इंटर बोर्ड वालों ने डिज़ाइन किया हुआ है। अब इंटर के पेपर करीब हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ जो है वो समझा रहा हूँ। तो एमसीक्यूज़ हम किस तरह सॉल्व करेंगे ये मैं आप लोगों को बताते चले आऊँगा। मॉडल पेपर एक बनाया हुआ है कि इस तरह का मॉडल पेपर आएगा, आपने इसको इस तरह से क्या करना है, चूज़ करना है एमसीक्यूज़ को। अब जब से सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, नंबर वन में कह रहे हैं कि अकाउंटिंग इज़ ऑफन रेफर टू एज द लैंग्वेज ऑफ द डैश। यानी हम किसकी लैंग्वेज कहते हैं, अकाउंटिंग को हम डेली लाइफ कहेंगे, स्कूल या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, अकाउंटिंग को हम बिजनेस की लैंग्वेज भी कह सकते हैं। बिजनेस की लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें बिजनेस के हिसाब किताब को रिकॉर्ड करने का तरीका बता रहा होता है। तो सबसे पहले तो आ जाता है ये इसका नंबर वन की ऑप्शन है बिजनेस। ये जो मैंने सर्कल ये किया सेलेक्ट, ठीक है, ये बिजनेस इसका आंसर है। फिर उसके बाद नंबर टू है कि अब बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स किसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है वो एंट्री यानी कि जनरल एंट्री कम से कम याद रखिएगा कि दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। दो अकाउंट्स को इस वजह से कह रहा हूँ मैं क्योंकि अगर हम एंट्री बनाते हैं तो उसके अंदर हम एक चीज़ डेबिट साइड पे लिखते हैं और एक चीज़ क्रेडिट साइड पे, तो दोनों को ही अफेक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल मैंने सेल की है तो मैं एंट्री क्या बना, कैश सेल की है तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा, कैश डेबिट, कैश को इससे अफेक्ट किया, और सेल्स क्रेडिट, सेल्स को क्रेडिट के तौर पे अफेक्ट किया। तो दो अकाउंट को कम से कम अफेक्ट कर रहा होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम दो हैं। When the payment or receipt of cash is postponed for a future date, this transaction is said to be credit transaction। ठीक है, अगर हम कोई सेल करते हैं या परचेजिंग करते हैं और हम आगे के टाइम पे पैसे देने की बात कर देते हैं, हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं फ्यूचर के लिए, तो उसको हम कहते हैं, यानी डिले कर देते हैं फ्यूचर के लिए, तो उसको हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसके बाद फिर आप क्या आ जाता है, द अमाउंट विच विद विच द ट्रेडर स्टार्ट बिजनेस। अमाउंट, जिस अमाउंट से बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, कैपिटल कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। द कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज आर कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, जिससे कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द ऑनर मीन्स के ऑनर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कैश या कोई और चीज़ निकाल लेता है, उसको हम किसमें काउंट करते हैं, ड्राइंग्स में। ठीक है, याद रहे, ड्राइंग में। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, याद रखिएगा, असेट्स में से हम कैपिटल माइनस करते हैं तो लाइबिलिटीज़ बचती हैं, और लाइबिलिटीज़ को अगर हम प्लस कैपिटल करते हैं तो ये बराबर होते हैं दोनों असेट्स के, यानी टोटल असेट्स के। तो ये दोनों तो करेक्ट हैं। असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करते हैं तो कैपिटल बचता है, ये भी करेक्ट है। लाइबिलिटीज़ प्लस एसेट्स, ये आपका क्या, ये बराबर है कैपिटल के, ये आपका इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर इनकरेक्ट ये वाला होगा जो मैंने सेलेक्ट किया है। अब इसके बाद द फॉलोइंग इज नॉट आ करंट लाइबिलिटी, कह रहे हैं इनमें से कौन सी करंट लाइबिलिटी नहीं है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लाइबिलिटी, सेल पेबल इज अ करंट लाइबिलिटी, unearned rent is a current liability. So the mortgage payable is जो है वो करंट, नॉट अ करंट लाइबिलिटी। द फॉलोइंग इज द रेवेन्यू, रेवेन्यू कौन सा है, कमीशन जो आपने अर्न कर ली है या जो पे करनी है, ये जो रिसीव करनी है, जो आपने अर्न कर ली है वो आपकी जो है वो रेवेन्यू में काउंट होती है। इफ assets of a firm are 59,250 and liabilities are 28,150, then the amount of capital will be, तो याद रखिए कि 59 में से हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो ये हमारे पास असेट्स में से लाइबिलिटी माइनस की, तो हमारे पास कैपिटल बचेगा 31,100 रुपीज़। तो ये इसका आंसर है। नंबर 10 में कह रहे हैं द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट्स, इनमें से कौन सा एसेट्स नहीं है, बिल्डिंग की एसेट्स है, कैश एसेट्स है, अकाउंट्सबल एसेट्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट एसेट्स नहीं है क्योंकि ये बैंक लोन की तरह होता है, यानी ये करंट लाइबिलिटीज है। इसके बाद फिर द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड, जो हम जर्नल एंट्री के अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम जनरलाइजिंग कहते हैं। A short explanation of transaction is written under each entry is called, journal एंट्री के आखिर में जो हम
हर एंट्री के बाद नीचे जो हम बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन को हम नरेशन कहते हैं। नंबर फिर अगला नेक्स्ट है कि द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स आर ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सी चीज़ ट्रायल बैलेंस को डिफाइन कर रही है? शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, नहीं। इट इज़ अ स्पेशल अकाउंट, नहीं। शो ऑल द एंट्रीज इन द बुक्स, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट्स। ये ट्रू है क्योंकि लेजर अकाउंट के बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख रहे होते हैं, डेबिट को डेबिट साइड पर और क्रेडिट को क्रेडिट साइड के ऊपर। इसके बाद फिर द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ऑन बोथ साइड ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड। कैश बुक के अंदर दोनों साइड पे जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको हम याद रखिएगा कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, यानी कैश बुक के डेबिट साइड पे भी आ रही है और क्रेडिट साइड पे भी आ रही है, ऐसी एंट्रीज को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। पेटी कैश बुक इज यूज फॉर, पेटी कैश याद रखिएगा छोटी पेमेंट के लिए यूज होता है, इसलिए पेटी मीन्स स्मॉल। अब इसका आंसर है पेटी पेमेंट्स के लिए हम इसको क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। The span of time for which a business generally prepares its financial statement is termed as, यानी वो पीरियड जिसमें हम अपने फाइनेंशियल जब स्टेटमेंट को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है। इसके बाद फिर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट रिकनसाइल द, बैंक रिकन्सिलेशन में किस चीज़ को रिकनसाइल करता है? लेजर विद जर्नल, नहीं। कैश बुक विद द पेटी कैश बुक, नहीं। बैंक स्टेटमेंट विद द कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक के साथ जो रिकनसाइल करता है मीन्स कंपेरिजन करता है, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद फिर द परचेज जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यूज टू रिकॉर्ड, परचेज जर्नल जो है वो किस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होता है? परचेज ऑफ टेंजिबल असेट्स, नहीं। परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश, नो। परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ओनली, जो हमने उधार पर खरीदारी की है सिर्फ उसको रिकॉर्ड करने का कहता है। इसके बाद फिर है द एक्सपेंस incurred but have not been actually paid till the end of the current year are known as, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमने हमारे पास आ चुके हैं लेकिन हम लोगों ने अब तक पे नहीं की हैं एंड तक, ऐसे एक्सपेंसेस को हम याद रखिएगा अक्रूड एक्सपेंसेस कहते हैं। रेवेन्यू विच हैज़ बीन अर्न इन द करंट ईयर बट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड इज नोन एज, रेवेन्यू जो हमने अर्न कर लिया है लास्ट ईयर लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ, इनको हम अक्रूड एक्सपेंस नहीं बल्कि अक्रूड इनकम कहते हैं। जनरेट कर लिया लेकिन आपको मिला नहीं है, अक्रूड इनकम कहते हैं ऐसे एक्सपेंसेस को। इफ़ देयर इज़ अ नेट लॉस, अगर हमें लॉस होता है 5000 का और रेवेन्यू है हमारा 55,000, देन द एक्सपेंस आर, तो इसका वाला एक्सपेंस कितने हैं? इट मीन्स कि एक्सपेंसेस 60,000 के हैं, तभी तो रेवेन्यू को जब माइनस किया तो आपके पास लॉस आ रहा है 5000 का, तो आप क्या करेंगे 60,000 पे क्लिक करेंगे। ये थे हमारे एमसीक्यूज, और भी कर लेते हैं। द फॉलोइंग इज नॉट अ मर्चेंडाइज ऑफ अ स्टेशनरी शॉप, स्टेशनरी शॉप जो है वहाँ पे क्या चीज़ स्टेशनरी के अंदर शामिल नहीं होगी? नोटबुक स्टेशनरी है, स्टेपलर स्टेशनरी है, फाउंटेन पेन स्टेशनरी है, बाईसाइकिल इज नॉट अ स्टेशनरी। तो ये आपने सिलेक्ट कर लिया इसको। द कैपिटल अकाउंट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय, कैपिटल अकाउंट किस चीज़ से अफेक्ट नहीं होता? याद रखिएगा कैपिटल अकाउंट एडिशनल इन्वेस्टमेंट से अफेक्ट होता है, ड्राइंग से होता है, परचेज ऑफ फर्नीचर या नेट लॉस। कैपिटल अकाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम फर्नीचर को बाय करते हैं तो। इसके बाद फिर द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड बैंक स्टेटमेंट, क्या है इनमें से कौन से आइटम इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं कि डिफरेंस हम लेते हैं कैश बुक बैलेंस का और बैंक स्टेटमेंट बैलेंस का?
between the cash book balance and bank statement. Interest given by bank, outstanding check, direct deposit by customer, equipment purchase in on cash। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिटवीन द कैश बुक बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट में? तो इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक है या आउटस्टैंडिंग चेक है। डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग चेक तो इफेक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट डिपॉजिट का भी इफेक्ट पड़ेगा, और इक्विपमेंट अगर हम परचेज कर लेते हैं कैश के ऊपर तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमने परचेजिंग की है, कोई डिपॉजिट वगैरह जमा नहीं कराया, ना विड्रॉ किया है। इसके बाद फिर दिस इज अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। इनमें से कौन सा मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है? ब्यूटी पार्लर, नो। मेडिकल स्टोर, मोटर वर्कशॉप, स्टेट एजेंसी, ये सब सर्विस बिजनेस है सिवाय मेडिकल स्टोर के। इस पर हम क्लिक करें तो ये थे हमारे टॉपिक एमसीक्यूज। मैंने आप लोगों को कराया फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के एमसीक्यूज। इसको ही आप लोग पढ़ें, अच्छी तरह तैयारी करें इसकी। इसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपको जल्द ही ये इसके क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाऊँगा, शॉर्ट क्वेश्चन सारे। तो इस तरह से आप लोगों का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।